नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्बागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं दृष्टिकोण.com के एडिटर इन चीफ देश कपूर सर। सर से मुलाकात होगी 1 और 2 मार्च कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इज वन ऑफ आवर एस्टीम्ड स्पीकर्स। बहुत बड़े रिसर्चर हैं, पीछे कई मूवीज के लिए कंट्रीब्यूट करते रहे उनके रिसर्च टीम की तरह। और अपार्ट फ्रॉम हिज ओन प्रोफेशन, ये उनका पैशन है, ये उनका पार्ट टाइम है बाय द वे। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक्स गायत्री। जी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया, एंड दैट वाज द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर जिसमें मोदी जी ने मुलाकात की यूएस के इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज के साथ में। जब वो फ्रांस में थे तो वहाँ पे जेडी वन से मिले, और फिर जब यूएस आए तो ही डिड नॉट मीट ट्रम्प इन फर्स्ट। मतलब क्या वो ट्रम्प को नाराज करने की कोशिश कर रहे थे बाय, क्योंकि लेफ्ट मीडिया जो है ना, कांग्रेस वाला मीडिया, वो ये कह रहे हैं कि देखो ट्रम्प की इंपॉर्टेंस घटा दी, सबसे पहले छोटे छोटे लोगों से मिल रहे थे, ट्रम्प ने टाइम नहीं दिया। एनीवेज, ऑन अ लाइटर नोट, ओवर टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ जिस तरीके से वो मिले, देयर इज अ सिग्नलिंग एंड देयर इज समथिंग हैपनिंग, वेरी बिग हैपनिंग एट द बैक डोर। ओवर टू यू सर। थैंक यू गायत्री। हमेशा आपके यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, तो पहले जेडी वैन से मिले वहाँ पर फ्रांस में, और फिर उसके बाद तुलसी गैबर्ट से मिले, और माइक वॉल्स से मिले जो एनएसए हैं यूएस के, और फिर आगे जाके देन ही आल्सो मेट इलॉन मस्क, एंड देन ही मेट लाइक ट्रम्प आल्सो। सो बेसिकली अगर हम देखें इस पूरे सीक्वेंस को, इन इन लोगों को, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले तो ये है कि ऑब्वियसली सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का जो अलाइनमेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है आगे कुछ भी होने के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और दूसरा ये कि ये जो लोग हैं, अगर ध्यान से देखो तो ही ऑल्सो मेट विवेक रामास्वामी, उनसे भी मिले। अब विवेक रामास्वामी से क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें आगे आने वाले टाइम में, तो जेडी वैंस नंबर 1 दावेदार होंगे नेक्स्ट प्रेसिडेंसी के लिए, तुलसी गैबर्ट दूसरी होंगी, और विवेक रामास्वामी तीसरे होंगे। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है और जो ये डिस्पेंसेशन है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, स्पेशली जो उनका डीप स्टेट या उनके जो प्रॉक्सीज जो रहे हैं, अगर आप हटा दो और सीधी लड़ाई करो, 1-to-1 फाइट अगर करो, तो डेमोक्रेटिक पार्टी को वापस आने के लिए बहुत साल लगेंगे। आगे आने वाला टाइम जो है पोस्ट ट्रम्प एरा, अब पोस्ट ट्रम्प एरा में रिपब्लिकन पार्टी अगर ढंग से काम करती है, जो कि लग रहा है कि वो करेगी, तो दैट बिकम्स द बेसिस फॉर नेक्स्ट प्रेसिडेंसी। तो ट्रम्प तो दोबारा वापस नहीं आएंगे, वो तो तय है। तो कौन आएगा वापस? तो ये अगर डील्स जो कर रहे हैं, जैसे सपोज करो F-35 की डील की, अगर कल को यूएस उसको यूज करने से ही अगर मना कर देता है, तो फिर आगे क्या करेंगे? तो ऐसे वो होने चाहिए आगे के रिलेशनशिप्स के, ट्रम्प के बाद कौन और ट्रम्प के बाद क्या। क्योंकि अगर आप देखो, इंडिया ने राफेल से लिया वो अपने जो फाइटर जेट्स हैं, इंडिया के पास इस समय अराउंड 31 स्क्वाड्रंस हैं। इंडिया को जरूरत है 42 स्क्वाड्रंस की। इंडिया अभी 10-11 स्क्वाड्रंस पीछे चल रहा है, जो उनको जरूरत है फॉर टू साइड वॉर। तो उसके हिसाब से अगर देखो तो F-35 का आना बहुत अच्छी चीज है, बट ये खतरे से खाली भी नहीं है, बिकॉज वो यूएस इज नोन फॉर स्टॉपिंग द यूज ऑफ F-35। सो ऐसे जो सारी डिफेंस डील्स हैं वो हमेशा से प्रॉब्लम में रही है, बिकॉज ऑफ हाउ द सब्सिक्वेंट जो है आगे आने वाली रिजीम्स हैं वो काम करती हैं। और इंडिया नहीं चाहेगा कि जो उनको एक बेनिफिट मिला है ड्यूरिंग द ट्रम्प टाइम, वो इतनी आसानी से लूज हो। सो दैट में ये अगर हम सारे सीक्वेंस देखें तो वैसे दिखाई देता है। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में जो डील्स हुई हैं, जैसे तहव्वुर राना का एक्स्ट्रेडिशन, बांग्लादेश पूरा पूरा इंडिया के हाथ में डाल देना, तो बहुत सारे ऐसे वो एनालिस्ट थे, कमेंटेटर्स थे, और काफी हद तक सही भी था ये, जो तब ये बात कर रहे थे
जब इस्कॉन के जो वो गुरु थे, जब उनको अंदर बंद कर दिया, उनके जो वो अटॉर्नी थे उनको भी मारा और वो सब किया, कि ये सीधा अटैक तुलसी पे था, क्योंकि वो इस्कॉन को फॉलो करती हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए, आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर बांग्लादेश का जो डिसीजन है पूरा पूरा इंडिया के हाथ में दे देना और कहना कि आप जाके इसको डील करो जैसे आप करना चाहते हो, इसमें तुलसी का इनपुट रहा हो। जहां तक दूसरा सवाल है, इस्लामिस्ट और पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिज्म है, जो तहव्वुर राना जैसे लोगों ने किया 26/11, क्योंकि 26/11 तो पूरा पूरा था ही पाकिस्तान का ऑपरेशन। तो उसमें क्या माइक वॉल्श का इनपुट नहीं रहा होगा, राइट? वो एनएसए हैं। तो और ये तुलसी गैबर्ट इज द हेड ऑफ इंटेलिजेंस नाउ, नेशनल इंटेलिजेंस। तो कुछ हद तक तो उनका इम्पैक्ट साफ ही दिखाई देता है, जो देखने वाले लोग हैं वो समझ ही जाएंगे। और दूसरी तरफ जो फ्यूचरिस्टिक जो रिलेशनशिप का एजेंडा है, वो भी इम्पोर्टेंट था कि आगे आने वाले लोग कौन। तो ये जो सारी मीटिंग्स हैं जो हुई हैं, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। इलॉन मस्क के साथ जो इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू कह रहा हूँ, जो मीटिंग है वो वो इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इलॉन मस्क को मोदी गवर्नमेंट रोकती आई है। स्पेस एक्स के लिए बैन है इंडिया में, जो सैटेलाइट्स का इंटरनेट है। ऐसे ही टेस्ला को अभी आने नहीं दिया। एंड वो चाहता है कि स्पेस एक्स का वो बहुत तगड़ा प्रोपोनेंट है वो। तो अपनी डील मेकिंग और नेगोशिएटिंग जो स्किल्स हैं, वो इलॉन मस्क के साथ उन्होंने टेस्ट की होंगी, बिकॉज इलॉन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है इन हाउ द ट्रम्प प्रेसिडेंसीज रन। बिकॉज कई लोग तो कहते हैं वो को प्रेसिडेंट है, और काफी अगर तरीके से देखो, जिस तरह वो खड़ा होता है ओवल ऑफिस में बच्चे को अपने कंधे पे डाल के, और जिस तरह वो बातें करता है, उस हिसाब से देखो तो समझ में आता है कि उनका रिलेशनशिप एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, एक डिफरेंट लेवल पे है। बिकॉज ट्रम्प इतनी आसानी से ऐसे रिलेशनशिप्स को रखता नहीं है। वो रख रहा है इसलिए क्योंकि उसमें कुछ स्ट्रेंथ है। तो अब इलॉन इस पूरे रिलेशनशिप को डिरेल ना करे बिकॉज ऑफ द डिसीजंस जो इंडिया वो लिए हैं स्पेस एक्स और टेस्ला के खिलाफ, और जो आगे वो और भी वो स्ट्रांगली लेगा। तो आई थिंक इलॉन मस्क कितने पानी में है, कहाँ तक है, और उसका विचार क्या है, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको भी नापने तोलने की जरूरत थी। मेरे नजर में इलॉन मस्क के साथ जो मीटिंग हुई है वो शायद वैसे देखा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क को ट्रम्प ने सारी की सारी चाबियां दे दी हैं, क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं। क्योंकि जो स्टारगेट जो एआई का जो इनिशिएटिव है, उसमें सिर्फ इलॉन मस्क ही मिसिंग था, और इलॉन मस्क को वो लोग बिल्कुल एक आंख नहीं भाते। तो इसलिए ट्रम्प का इलॉन मस्क को एआई से साइडलाइन करना एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर था। आई थिंक इंडियन जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं उसको बड़े ध्यान से देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में इलॉन मस्क का कितना पावर रहती है और कितना इम्पैक्ट रहता है आगे आने वाले टाइम में। दैट इज वाई दे विल ट्राई एंड स्टॉल इलॉन मस्क, क्योंकि उसका अगर स्पेसएक्स का इंडिया में अगर आ जाए तो दैट कैन बिकम अ गेम चेंजर, अगर वो किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो। या इलॉन मस्क अगर चाहे इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट करने का, तो वो बहुत गलत असर पड़ सकता है, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ रहेगा। नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें तो इंडिया ये भी नहीं चाहेगा कि आगे जो टैरिफ वॉर है वो एस्केलेट हो, और इससे हो सकती है। तो वो इंडिया ये चाहेगा, मोदी गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इलॉन मस्क का जो पार्ट है उसको साइड पे करो, और बाकी टैरिफ वॉर को साइड पे करो, राइट? क्योंकि उसको डील करना आसान है। क्योंकि पहले अगर देखें, इंडिया ने इलीगल्स को वापस लेकर पहले से एक सिग्नल दिया है, राइट? उन्होंने सिग्नल दिया कि हम तैयार हैं अपने इलीगल लोगों को वापस लेने के लिए, अगर वहां आए हैं। दूसरी बात, हमें भी एक मौका मिल जाता है कि हम बांग्लादेश और रोहिंग्यास को निकाल सकते हैं। और तीसरा, जो ये आए थे इलीगल, जो असाइलम मांगते थे,
कभी खालिस्तान के नाम पे, कभी बीजेपी की प्रोसिक्यूशन के नाम पे, तो वो बात को वो नकार सके। तो उस तरह से वापस लेना वाज अ वेरी स्मार्ट मूव एक्चुअली फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने इलीगल्स को वापस लिया, इसलिए ट्रंप बाकी लोगों को कहता फिरता है कि देखो, अगर बनना है तो इंडिया की तरह बनो, वापस लो। तो इंडिया गॉट अ चांस टू बिकम द पोस्टर बॉय ऑफ द राइट पीपल इन दिस इलीगल फाइट अगेंस्ट इलीगल्स, दैट गेव लेवरेज इन द टैरिफ का डिस्कशन। सो और टैरिफ के डिस्कशन में अगर हम लें, तो जाने से पहले ही उन्होंने जो वो लग्जरी जो सेगमेंट्स हैं, जैसे मोटर बाइक्स और कार्स, उसके टैरिफ्स उन्होंने घटाए हैं। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो मोस्ट ऑफ द टॉप जो इनके जो कार्डर है, जो ट्रम्प का जो एस्टेब्लिशमेंट जो लाया है, दे आर चाइना हॉक्स, वो चाइना के खिलाफ है। अगर चाइना से ट्रेड इनका कम होता है तो वो वाली चीजें कहीं ना कहीं से तो आनी ही पड़ेंगी ना, वो सारी यूएस तो नहीं बना सकता। और अगर यूएस बनाएगा तो मिडिल क्लास की इन्फ्लेशन विल स्काई रॉकेट। तो फिर तो जीता क्या इन्होंने? तो लोग तो कहेंगे कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी, उन सब चीजों की, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, इंडिया में आएगी, मेक्सिको में आएगी। मेक्सिको को ऑलरेडी 25% टैरिफ लगा चुके हैं, तो कहाँ कहाँ और करेंगे? तो इंडिया बिकम्स अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर थिंग्स विच विल गो आउट ऑफ चाइना। तो अगर लग्जरी गुड्स पे इंडिया टैरिफ अपना घटा देता है, यूएस के लग्जरी गुड्स आने देता है, और अपने रोजमर्रा की जो गुड्स हैं वो यूएस में आने देता है, तो वो दैट इज अ विन फॉर इंडिया। तो इंडिया का जो टैरिफ का जो डिस्कशन है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो पूरा जो ये जो विजिट है मोदी जी की, ये टैरिफ का तो इम्पोर्टेंस है ही है, क्योंकि ट्रम्प का वो पेट सब्जेक्ट है। बट दिस विजिट वाज मोर टुवर्ड्स सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड बियॉन्ड ट्रम्प। तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा इंडिया का, बिकॉज ये जो टाइम है, ये जो मिला है 4 साल, दिस इज वंस इन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स दैट इंडिया गेट्स। सी, पार्लियामेंट्री सेशन से पहले मोदी जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा ये पहली बार है 2014 के बाद जब कोई फॉरेन इंटरवेंशन इंडिया में नहीं हुई बिफोर द पार्लियामेंट्री सेशन। और ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये पहली विजिट है मोदी जी की बाहर, जब राहुल गांधी उनसे पहले जाके टूल किट का काम नहीं किया। दोज आर वेरी सिग्निफिकेंट थिंग्स। ये इसको आसानी से नहीं लेना। तो अगर हम इसको ढंग से देखें तो ये इंडिया को बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है टू गेट थिंग्स दैट इंडिया हैड नॉट बीन गेटिंग। अगर फॉरेन इंटरवेंशन और सबवर्जन इंडिया में घटती है और कम होती है और नहीं होती, तो उतना टाइम मिल जाएगा फोकस करने का। अब अकॉर्डिंग टू वन सोर्स, वो अभिजीत अय्यर जो है, उन्होंने कहा कि उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि इंडिया में जितने जो मीडिया जर्नलिस्ट थे और जो मीडिया के जो लोग थे जिनको यूएसए पे करता था, उनकी पूरी लिस्ट मिली है इनको, मोदी जी को। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मीडिया के जर्नलिस्ट थे, एनजीओज भी थे, मीडिया एनजीओज भी थे जो ये करते थे काम। तो बिटवीन जर्नलिस्ट, द मीडिया हाउसेस एंड द एनजीओ, मीडिया एनजीओज, ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको यूएसएड फंड करता था। वो तो फैक्ट शाला और वो डेटा लीड्स को तो सब जानते हैं, और कैसे इन्होंने ऑल्ट मीडिया, बाकी लोगों को, क्विंट को, प्रिंट को, इन सबको ये करते थे फंड। तो मीडिया का आगे आने वाले टाइम में सी दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंडिया में सबवर्जन के लिए यूज होते थे। सबसे पहला था एनजीओज, दूसरा था मीडिया। ये दोनों मीडिया और एनजीओज will were actually financed by USAID, National Endowment for Democracy, and Soros and other such non-state players. So ये जो लोग, ये जो पूरा इनका जो तामझाम था, ये घट रहा है, ये खत्म हो रहा है। अगर ये खत्म हो रहा है तो ये मीडिया और एनजीओज भी इम्पैक्ट होंगे। सो इसलिए सिक्योरिटी और
जो इंटेलिजेंस है दैट नीड्स टू कीप इन टच with a new reality and use it for something better. तो वही ये करने की कोशिश करेंगे. तो इसलिए इनका फोकस जो था ट्रेड के लोगों से कम था और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लोगों से ज्यादा था. ये माइक वॉल्ट्स को भी मिले, पीट हेग्सेट को भी मिले, तुलसी गैबर्ट को भी मिले और जेडी वैंस को भी मिले, जो खुद अभी उन्होंने जाके यूरोप में म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्पीच दी है वो सुनने वाली है. वो किस तरीके से उन्होंने लताड़ा है पूरे यूरोपियन लीडर्स को उन्हीं के सामने, उन्हीं के घर में जाके, वो सुनने वाला, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द न्यू फेस ऑफ डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी अब वो नहीं रही. अगर नॉर्मल डिप्लोमेसी होती वो कोई यूएस का वाइस प्रेसिडेंट इस तरीके से बात ना करता. जेडी वैंस इज नॉट अ डमी, क्योंकि कमला हैरिस और अगर बाइडेन को देखो वो कभी ऐसी स्पीचेस नहीं देते थे कहीं जाके. जेडी वैंस इज डिफरेंट. जेडी वैंस जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग एक लीडर है खुद अपने आप में. उसने वहां जाके पहला जो इंटरैक्शन यूएस का हुआ है आफ्टर ट्रम्प बिकमिंग द प्रेसिडेंट विद यूरोप एंड इट्स एलाइज, वो जेडी वैंस के थ्रू है. ट्रम्प के थ्रू नहीं हुआ, जेडी वैंस के थ्रू है. एंड ही हैज गिवन दिस with this kind of a speech. वो डेवोस में ट्रम्प ने दिया, but this was even more significant because उन्होंने सीधा जाके लताड़ा है. एंड सारे चुप थे. इनफैक्ट पहले जब उन्होंने शुरू किया तब उन्होंने तालियां मारी, तो उन्होंने कहा शायद आई होप यही सिर्फ एक ताली मुझे ना मिले और भी आगे जाके तालियां मिले, जो कि उनको नहीं मिली. पूरे टाइम बिल्कुल चुपचाप थे, पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरे उसमें. तो कहा क्या उन्होंने कि लोगों ने तालियां ही रोक दी अपनी? उन्होंने ये कहा कि जो आपने इलीगल और जो ये बाकी के वो इमिग्रेंट्स यहाँ लाते हो, जिस तरह से आपने अपने लोगों की आवाजें वो चुप कराई हैं, साइलेंस कराई हैं, जिस तरह से आप खुद यूरोप के अपने जो इलेक्शंस हैं उनको आप कैंसिल कर रहे हो, गवर्नमेंट्स को कैंसिल कर रहे हो, गवर्नमेंट्स को गिरा रहे हो. जिस राह पे हम चले थे एक साथ, जो सिविलाइजेशन वैल्यूज हमारी एक साथ थी, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हम एक साथ शेयर करते थे, वो वाली डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो अब रही नहीं आपकी तो वैल्यूज, अगर मैं ये हाथों से लिस्ट किया कि साइलेंस करना द वॉइसेस, एनीथिंग अपोजिंग योर व्यूज, उसको वो अरेस्ट कर लेना और ये करना वो करना, कहते हैं ये वैल्यूज कोल्ड वॉर में हमारे ऑपोजिट साइड की थी. नाउ दोज आर द वैल्यूज दैट यू हैव. So you tell us, how can we like even partner with you, because we do not even share the same values now. तो उसने इतना उनको सुनाया, और वो स्पीच वाकई में like it is a like amazing speech to even listen to, and he's a very good orator also. So those हिसाब से तो he's a very strong personality. And आगे आने वाले टाइम में मैं हमेशा ये पिछले 2 महीने से मैं लिखता भी रहा हूं और बोलता भी रहा हूं कि in the next 4 years or maybe in the next 10 years you will see that there will be a direct conflict in term, अगर active conflict नहीं होगा, at least passive conflict होगा between Europe and US. Definitely between UK and US. इसके बारे में तो उनकी जो पुरानी जो होम सेक्रेटरी थी उन्होंने बात की है कि वो क्योंकि इस्लामिक बन जाएगा, तो actually the greatest threat to US is UK, not like any other country. And she's right. And I hold it, और मैं उससे पहले ही बोल रहा था कि US का actually आगे आने वाले टाइम में जो सबसे मतलब after Trump goes away, the biggest adversary actually will be Europe, not China or US, वो China और Russia, because the Russia के साथ जो discussion हुई है between Trump and Putin, that is amazing. अगर वो वाकई में he can take it to its logical end, और जिसके लिए मोदी जी का जो इनपुट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा होगा, because I don't believe कि without engaging मोदी जी he could have had that discussion with Trump, वो जिस तरह का रिलेशनशिप्स हैं. तो अगर वो देखो तो ये बहुत पॉसिबल है कि जब ट्रम्प ये अपना ये टर्म फिनिश करे, उस समय यूएस एंड रशिया विल एक्चुअली बी मच क्लोजर फ्रेंड्स देन दे हैव एवर बीन. तो वर्ल्ड चेंज हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में.
राइट। सो यू मीन टू से कि मोदी जी 3 लोगों से जो ट्रम्प से मिलने से पहले मिले, तुलसी गबार्ड ही मेट बिकॉज़ शी इज़ ऑब्वियसली नाउ गोइंग टू हेड द इंटेलिजेंस डीएनआई। इस्कॉन की फॉलोअर है, बांग्लादेश से कनेक्ट करती हैं क्योंकि ऑब्वियसली इस्कॉन हैज़ बीन अटैक्ड देयर। वो विवेक रामास्वामी एंड जेडी वांस, तीनों से इसलिए बिकॉज़ दे आर फ्यूचर प्रेसिडेंट्स आने वाले समय में ट्रम्प के बाद में इनमें से चांसेस ज़्यादा है। जेडी वांस के शायद फ्रांस में उनकी मुलाकात इसी वजह से हुई। पर एक इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए इनकी काफ़ी तगड़ी बैक टू बैक मीटिंग हुई है, इवन बिफोर ही मेट ट्रम्प। जी। सो आपने आपने ऑलरेडी तुलसी के बारे में बता दिया है। जेडी वॉन्स हम डिस्कस कर चुके हैं। माइक वॉल्स, ही इज़ एंड पीट हेग्सेट। जी। सो जो माइक वॉल्स है उसने तो एक्चुअली आई थिंक एक बुक भी लिखी थी, अमेरिकन क्रूसेड, एंड वो ही हैड रिटन अबाउट द इस्लामिक टेररिज्म जो है, नहीं आई थिंक वो पीट हेक्सेट ने लिखी थी, सॉरी। और ये जो है, ये माइक वॉल्स जो है, ही इज एक्चुअली अ चाइना हॉक। तो पीट हेक्सेट जो सीआईए का जो हेड है, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग इस्लामिक जिहाद एंड टेररिज्म हॉक। और वो पाकिस्तान की भी बातें को और जो उनका जो टेररिज्म नेटवर्क है उसको अच्छी तरह से समझता है। जो माइक वॉल के साथ मिलना है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज आगे आने वाले टाइम में इंडिया और चाइना का जो वो है रिलेशनशिप, वो और वो टेस्ट होगा। बिकॉज अगर रशिया जाके यूएस के साथ और क्लोज हो जाता है, जो वो पुतिन और ट्रम्प की जो कॉल है वो दिखाती है, तो देन लाइक इंडिया विल नीड टू हैंडल चाइना बेटर। उसके हिसाब से माइक वॉल्ट्स के साथ डिस्कशन करना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because he is a China hawk. And Pete Hegseth का आई थिंक जो डिस्कशन हुई होगी उसका तो सी पीट हेक्सेट और तुलसी गैबर्ट, उनके साथ जो डिस्कशन हुई है उसका तो सीधा सीधा मेरे को वो रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस दिखाई ही देते हैं। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि बांग्लादेश तो पूरा पूरा मैं इनको दे देता हूँ, यही बात करें जो करना है, और तहव्वुर राना को हम वैसे ही वापस भेज रहे हैं अब, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ वो ही नहीं, राणा ही नहीं वापस आएगा, बट और जो 26/11 के आसपास के जितने क्लूज होंगे और जितनी एविडेंस होगा वो भी मिलेगा। बिकॉज आगे आने वाले टाइम में FBI इज गोइंग टू बी लेड बाय कैश पटेल, एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग इस्लामिक टेररिज्म हॉक। तो उस नजर से देखें तो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी द सी। अभी हम कुछ ही महीने पहले, कुछ ही हफ्ते पहले तक हम बात कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 3 की। वो वर्ल्ड वॉर 3 के जो कारण थे और जो उसके जो स्ट्रक्चर्स इन्होंने तैयार किए थे और जो इन्फिल्ट्रेशन जो ने की थी वो खत्म तो नहीं हुई है ना। आगे आने वाले वो हमने डिले जरूर कर दी है ट्रम्प के आने से वर्ल्ड वॉर 3, बट दैट लार्जर कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हैज नॉट एंडेड। उसका थ्रेट, वो थ्रेट इज स्टिल देयर। वो डिले हो गया है, बट आगे आने वाले टाइम में इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, इंडिया की डिफेंस के लिए, इंडिया की इंटेलिजेंस के लिए ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। और सी F-35, ट्रम्प का ये कहना कि हम F-35 की डील करना चाहते हैं, दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। यू नो व्हाई? बिकॉज इंडिया के पास S-400 है। जिसके पास S-400 है उसको वो कभी F-35 नहीं देते। वो इसलिए क्योंकि S-400 और F-35 एक जगह पे होने का मतलब ये है कि डेटा लीक्स और सिक्योरिटी लीक्स हो सकती हैं, बिकॉज इफ दे आर टेस्टेड टुगेदर। सो सो फॉर द सेम कंट्री, इनफैक्ट जिसके पास S-400 है उसको तो वो कैटसा लगाते हैं, जिससे इंडिया बच गया। पर कैटसा जो वो सैंक्शन है वो लगाते हैं लेकिन उनके ऊपर, उनको F-35 भी थोड़ी दे देते हैं, पर वो F-35 देने की बात कर रहा है, विच इज, सी इट इज बोथ गुड एंड बैड। लाइक उसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रोज ये हैं बिकॉज इंडिया F-35 का जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो एवियोनिक्स जो है, जो AI एवियोनिक्स है, दैट इज मच फर्दर अहेड देन रफेल। रफेल इज लाइक मल्टी यूज एंड अदर फीचर्स। दोनों का होना मीन्स के इंडिया की एयरफोर्स बिकम्स मच मोर पावरफुल, right? Rafael becomes the base and
for very stealth and very very important battles, F-35 becomes the spearhead. तो एक एक डिफरेंट तरीके का एक एयरफोर्स बनती है। बट ये जरूर बात है कि वो F-35 हमेशा यूएस सैंक्शन के घेरे में रह सकता है। तो इसलिए आगे आने वाली जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी कि वो इंडिया के साथ अलाइन हो। ऑन द अदर हैंड, जो फ्रांस से इन्होंने जो स्कॉर्पियन जो सबमरीन्स वगैरह ली हैं और जो बाकी टेक्नोलॉजीज ले रहे हैं, वो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिफेंस का मैं वैसे देखता हूँ जो डील्स हो रही हैं कि अनप्रेसिडेंटेड डील्स होंगी अगर F-35 और S-400 एक साथ आए, और अगर वो यूएस और रशिया एक साथ आते हैं, दैट बिकम्स इवन मोर पावरफुल फॉर इंडिया। तो डिफेंस का वैसे देखता हूँ, और सिक्योरिटी का जो है, अगर बांग्लादेश के ऊपर इंडिया का फ्री हैंड हो जाता है, इंडिया ऑलरेडी अगर देखो जो अरकन आर्मी जो है वो क्या कर रही है साउथ में कॉक्स बाजार के आसपास, वो सेंट मार्टिन आइलैंड्स के जो एक्सेस है जहां से, एंड जो वो चिकन नेक के आसपास जो रंगपुर वगैरह एरिया में जो जो कर सकती है, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। वो आई थिंक सब बात कर चुके हैं, वो बात करने की जरूरत नहीं है। बट इफ इंडिया गेट्स फ्री हैंड, देन इंडिया के बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हल हो सकते हैं। आगे आने वाले फॉर नेक्स्ट 200 years इंडिया कैन बी सेफ बिकॉज ऑफ व्हाट कैन हैपन इन बांग्लादेश। सर, आप कह रहे थे कि एक जर्नलिस्ट की लिस्ट दी गई है। सी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, जब बात होती है इन्फॉर्मेशन नेटवर्क और इंटेलिजेंस की, नैरेटिव बिल्डिंग एक तरफ है, जो मीडिया लोगों को बताते हैं। बैकग्राउंड में अ लॉट ऑफ दीज़ रिपोर्टर्स, अ लॉट ऑफ दीज़ जर्नलिस्ट आर एक्चुअली एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। इनको पता होता है कि कौन क्या बात कर रहा है, बिकॉज़ ये बैकडोर में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, वो भी जानते हैं। जो आपने अभी एक पॉइंट रेज़ किया था, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि एक बहुत बड़ी लिस्ट जिसमें कहा जा रहा है कि शायद 150 से 200 जर्नलिस्ट की जो लिस्ट है, वो हैव बीन इन्वॉल्वड इन एन एंटी भारत नैरेटिव, हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू मोदी जी। मतलब इतने बड़े-बड़े इंटेलिजेंस के लोग मिल रहे हैं सर, ये तो छोटा-सा गिफ्ट है आई थिंक पर हमारे लिए बहुत बड़ा है। जी। राइट, सी वो एक है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनका एक रिपोर्ट आया है जिसमें था कि 6200 जर्नलिस्ट, 700 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स, और वो 200 से ज्यादा जो ये हैं, अराउंड 300 के आसपास जो मीडिया एनजीओज हैं, उनको यूएस एड फंड करती थी। तो दैट मींस, एंड लाइक दे डिड दिस इन जस्ट 2023। तो अगर उस हिसाब से देखो तो जो इंडिया के जो जर्नलिस्ट थे बहुत सारे, और बहुत सारे मीडिया हाउसेस, वो कॉम्प्रोमाइज थे, और हम सब जानते थे वो कौन से हैं, क्या है। ये इंटर न्यूज से फंडेड ऑल्ट न्यूज भी है, और क्विंट भी है, और प्रिंट भी है, थ्रू डिफरेंट वेज। हालांकि वो लाख बोलते रहे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हम सब जानते हैं कि उनको फर्क तो पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा, अभी दिलेर बन के जो मोदी बोलते हैं, पर आगे जाके फर्क पड़ेगा। तो ये आगे आने वाले टाइम में सबसे बड़ी उथल पुथल जो होगी इंडिया में, वो मीडिया और एनजीओ सेक्टर में होगी। तो तो इसलिए जो मीडिया के लोग हैं वो इसमें बहुत डरे हुए हैं और बहुत घबराए हुए हैं, बिकॉज किसी का भी नाम किसी ने भी जिसने बात की है उनके साथ, या उनके साथ काम किया है यूएस एड के साथ, वो आएगा बाहर। चाहे वो ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो क्विंट में थे, या जो प्रिंट में थे, या बाकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्ट न्यूज वगैरह में थे, तो उनके साथ डील करना उतना ज्यादा आसान हो जाएगा, बिकॉज उन्होंने जर्नलिज्म के नाम पे उन्होंने इतना कुछ किया है एंटी इंडिया। चाहे वो फेक कू हो जो उन्होंने बना दिया उसकी स्टोरीज, चाहे वो सीए के बिल्कुल झूठ हो वो फैलाया उन्होंने, एनआरसी का झूठ फैलाया, कोविड टाइम में सारा झूठ फैलाया, राइट। और कश्मीर के टाइम में इतना झूठ फैलाया, मतलब अगर इंडिया न्यूज का अगर देखा जाए ध्यान से, तो आप देखोगे कि वो ईयू डिसइंफो लैब जो हमने पिछली बार भी बात की थी, तो वो भी बाहर आया बात। तो ये लगातार इंडिया से खिलवाड़ करते रहे हैं। तो सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा
इम्पोर्टेंस इन्हीं का भी था। तो वो जो लिस्ट है वो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से उसको देख रहे हैं और वो अनुमान लगा रहे हैं कि कौन-कौन से वो लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 के आस-पास है, कुछ कह रहे हैं 300 के आस-पास है, कुछ लोग कह रहे हैं ज़्यादा है एक्चुअली। सो वो जितने भी चाहे वो स्टार्टिंग वाले हों लोग और मतलब स्टार्टिंग वाले जर्नलिस्ट हों, चाहे वो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हों, पूरा पाइपलाइन जो है उन्होंने खरीदा हुआ था और ये वो खरीदते थे, उनको फंड करते थे। तो सो दैट विल बी गॉन, दे विल हैव अ वेरी वेरी टफ टाइम। राइट। और ये एनजीओ, ये जो जितने भी ये जर्नलिस्ट की जब आप बात कर रहे हैं, द इशू वाज नॉट ओनली जस्ट अ नैरेटिव वॉर, द इशू वाज गलत इंटेलिजेंस देना, बरगलाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, सरकारें गिराना, सरकारें उठाना अपनी मर्जी से। इफ यू रिमेंबर द ऑरेंज रेवोल्यूशन, द कलर रेवोल्यूशंस, ये जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं, जितने भी रिजीम चेंज हुए हैं, इनमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब बांग्लादेश, बांग्लादेश में बहुत बड़ा हाथ जी, था। बांग्लादेश बांग्लादेश में में, बहुत बड़ा हाथ था इनका। जो इन्होंने ये सारा वो इंडिया में जो इन्होंने पुलवामा में, बालाकोट में वो सारी जो नैरेटिव थे पाकिस्तान के जो यहाँ चलाते थे, यही लोग चलाते थे। तो करेक्ट, तो बेसिकली इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको डिरेल करना, उसके काम ना करने देना, उसके काम में रोड़े अटकाना और जो जो नेगेटिव चीजें हैं उसको लाइक उसको उभारना, पॉजिटिव चीजों को नीचे गिराना, इकोनॉमी को गलत तरीके से डायरेक्ट करना ताकि जो ये फ्रीबीज हैं लाइक उसके बारे में बात ना करना। जो केजरीवाल की जो वो फ्रीबीज थी, पर जो निर्मला सीतारमण जो भी काम कर रही थी उसको हमेशा गलत बताना, जो कुछ भी हमारा प्रोग्रेस हुआ उसको नकार देना, यूपीआई का जो मतलब इट इज अ बिग रैकेट जो चल रहा था। और ये रैकेट जो है, ये टूल किट जो है बहुत देर से चल रही है। और ये मतलब अगर आप देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर देखो, ये बोथ फार्मर प्रोटेस्ट का और सीए का, उसका पूरा प्रिमाइस ही झूठ था, दोनों का प्रिमाइस झूठ था। मैं एक ये एक करा। हाँ। सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस याद है? सॉरी टू कट यू इन बिटवीन। मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था, हम्म। ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, इस पर इसको तोड़ने का समय आ गया है, हम्म। राइट? आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ दिस इज द मोमेंट। करेक्ट। ये जो लेफ्ट, राइट? राइट। बिकॉज़ ये जो सर, एक देखिए, अब एक तो बांग्लादेश वाली बात हर कोई कर रहा है। हमें पता है पाकिस्तान में भी इमरान खान विल कम, मोर और लेस, क्योंकि उनका जो सेटिंग पीछे चल रही है कहानियाँ, बिकॉज़ मैं जियोपॉलिटिक्स थोड़ा कम करवा पाती हूँ। अ, मतलब अकेली जान हूँ ना, क्या करूँ? जितना कर सकती हूँ उतना ही कर पाती हूँ। हाँ, तो जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स अभी चल रही है, वुडन्ट बी सरप्राइज्ड इफ इमरान खान इज़ बैक इन पावर इन पाकिस्तान, राइट? बांग्लादेश निपट लेंगे। Where Modi's focus is to deal with the enemies internal. हम्म। एंड अगर मैं कहूँ, आउल बाबा के बाद, शहजादे के बाद अगर कोई सबसे बड़ा है जो प्रॉब्लम, एक्चुअल में प्रॉब्लम, इट इज दीज जर्नलिस्ट। Couple of them are on the board, on the payment list of so big organizations like Muslim Brotherhood, Al Qaeda, ISIS. तो ये दूध के धुले हुए नहीं हैं। तो अगर मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं ना, क्योंकि उनके वर्ड्स की मीनिंग है, उनके वर्ड्स का इम्पोर्टेंस है। ये राहुल बाबा की तरह नहीं है कि आलू डालू सोना निकलेगा, यूपी की महिलाएँ 54 बच्चे पैदा करती हैं 1 साल में। आई थिंक उतने तो, मैं आई एम सॉरी, हाईएस्ट रिप्रोडक्टिव स्पीशीज़ भी नहीं करती होंगी 1 साल में। So, this is the biggest threat to the internal security. ये journalist. I think this is going to be tackled if this is true, what we are getting from a lot of different sources. ये एक सबसे बड़ा प्रहार होगा। हाँ, बिल्कुल। मोदी जी का डील करने का सर स्टाइल बहुत अलग है। मैं, क्योंकि बॉलीवुड के टाइम पे हमने देखा और सब लोग बोले थे डिमोलिश बॉलीवुड, ये वो फलाना-ढिमकाना। He rather believes in using the same people for their own, for his own working style. सो ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं होगा कि कल को राजदीप सरदेसाई जी अचानक से मोदी भक्त हो जाएँ। वैसे तो हो गए हैं, धीरे-धीरे नोटिस कर रही हूँ मैं भी। रवीश कुमार जी अचानक से को राहुल गांधी में कमियाँ नज़र आने लग जाएँ। अरफा खानम अचानक से बोलो कि बहुत ही अच्छा देश चल रहा है हमारा। तो वुडन्ट बी आपने सरप्राइज्ड। शशि थरूर को नहीं देखा? जो शशि थरूर का लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है, क्या? उनका स्टेटमेंट ये आया है कि अगर
ट्रम्प जैसे वो जैसा इंसान जो इतना ईगोटिस्ट है और जो अपने आप को वर्ल्ड का बेस्ट नेगोशिएटर बोलता है, अगर उसने ये कहा है कि मोदी जी मेरे से बेटर नेगोशिएटर हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। So that is very big. So I understand the way he deals. He doesn't believe in naming and shaming. He believes उनकी फॉल्ट्स को पकड़ो, उनकी वीकनेसेस पकड़ो, उनको रंगे हाथों पकड़ो और फिर उनको इस तरीके से यूज करो कि ये यू यूज द क्रेडिबिलिटी एंड देयर कैपेबिलिटीज इन ऑर्डर टू फॉर हिज ओन बेनिफिट या फिर मतलब नेशंस बेनिफिट। वो see, मैं डिस्ट्रॉय इसको बिलीव नहीं ना करते हैं, वो हाँ, डिस्ट्रॉय करने में बिलीव नहीं करते हैं, वो right. कंस्ट्रक्ट करने में बिलीव करते हैं। डिफरेंस ये बहुत आसान है। जैसे मैं भी अब जो यू मैच्योर विद टाइम, यू इवॉल्व विद टाइम, मैंने नोटिस किया है कि वो बहुत आसानी से बहुत हम्म, सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे मीडिया हाउसेस को एकदम मतलब यू कैन जस्ट रिप देम अपार्ट, नंगा हम्म, खड़ा कर सकते। बट ही इज यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म फॉर हिज ओन वर्क। इसको बोलते हम्म। हैं इंटेलिजेंस एंड स्मार्टनेस, एंड ऑब्वियसली मोदी जी तो मोदी जी हैं। जी सर, योर फाइनल कमेंट्स। सी ये होता है कि जो लीडर्स होते हैं उनको ये समझ में आनी चाहिए कि कब गावस्कर की तरह पेशेंट नॉक खेलनी चाहिए और कब रोहित शर्मा की तरह ब्लास्टिंग करनी चाहिए या ब्लास्टिंग वाला नॉक खेलना चाहिए। तो उनको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब तक का जो टाइम था वो पेशेंट गावस्कर की तरह एक बहुत डिफिकल्ट विकेट पे बैटिंग करने का टाइम था और धीरे 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 करके जो ऑपोजिशन के जो बॉलर्स हैं उनका मनोबल तोड़ना, उनको वो समझना, उनके खिलाफ स्कोर करते रहना, वो था। अब टाइम आया है फॉर T20 टाइप ऑफ हिटिंग, क्योंकि नेक्स्ट 4 years आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 साल के अंदर जो कुछ हो सकता है वो चीज करनी चाहिए और ये वो वाला टाइम है जब डिप्लोमेसी का पूरा तर्ज चेंज हो गई है। मतलब जैसे मैंने कहा कि जेडी वैंस ने जिस तरह की स्पीच दी वो नॉर्मल टाइम्स में कोई भी वाइस प्रेसिडेंट कभी ना देता, पर दैट मीन्स कि डिप्लोमेसी का पूरे मायने चेंज हो गए हैं। दिस इज अ टाइम फॉर कंट्रीज टू एक्चुअली प्ले ऑन द फ्रंट फुट। अगर डिप्लोमेसी करनी है, अगर आपके पास पावर है तो, अगर आप अलाइंड हो विद यूएस पावर देन यू कैन डू दैट। तो इसीलिए ये टाइम आया है मोदी जी के पास टू प्ले द T20 नॉक दैट ही कैन ऑन द फ्रंट फुट। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से को फिर से बताना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी, आपके दिमाग में डालना चाहूंगी कि 1 और 2 मार्च को देश कपूर सर जी मिलेंगे, बताएंगे किन किन मूवीज के लिए इन्होंने पीछे से क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी हुई है। और और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जैसे मुझे बहुत सारे कॉल्स और ईमेल्स आ रही है कि मैम हम बहुत दूर रहते हैं या हमारे लिए इश्यूज हैं, और बहुत सारे लोग कंफर्म कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, टिकट्स और पासेस मांग रहे हैं। सो वी आर वर्किंग इट आउट, वी आर ट्राइंग कि हम कुछ एक passes और allot कर सकें। So in case of any issue, you can write to us on gayatrimishra@gmail.com or on bulletin in seconds@gmail.com. Apart from that, अगर आप मुझे contribute करना चाहते हैं, आप हमारी मदद या सहायता करना चाहते हैं, आप आगे आकर इसमें अपना contribution देना चाहते हैं, तो यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।